श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणं नवकंजलोचन कंजमुख करकंज पदकंजारुणं कंदर्पगणित अमित छवि नवनीलनीरद सुंदरं पटपीतमानः तडितरुचिसूचि नौमि जनकसुतावरं श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभयदारुणं नवकंजलोचन कंजमुख करकंज पदकंजारुणं। आप सभी का वंदन, हार्दिक स्वागत। करियर मार्गदर्शन एवं प्रेरणा, करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन के अंदर वो स्टूडेंट्स जो इस समय बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, आपके लिए यह बहुत अनमोल समय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, सही समय है। तो आप एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लगातार उसमें काम करते जाएं, मन लगा के आप अपने लक्ष्य पर काम करते जाएं। उसके लिए जीवन में मोटिवेशन होते रहिए। जब भी कुछ अच्छा सुनने को मिले तो अपने खाली समय में उसको ज़रूर सुनते रहिए। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, आपका उत्साह बना रहेगा, उमंग बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। मैं आज आपके सम्मुख एक स्टूडेंट की कहानी ला रहा हूं। एकदम सत्य घटना है। एक बार की बात है, प्राइमरी स्कूल का ये प्रांगण है। वहाँ एक गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास में बाहर। बड़े ध्यान से गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। पाठ पूरा होने के बाद गुरुजी बच्चों से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न पूछा उन बच्चों से जिनको अभी पाठ पढ़ाया था कि जरा बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, अभी जो पाठ मैंने आपको पढ़ाया। उस क्लास में कोई स्टूडेंट उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तब तक झाड़ी से एक आवाज आती है कि गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो सबका ध्यान वहां जाता है कि ये कौन है, दिख नहीं रहा है, झाड़ी के अंदर कहीं है, यहां से ये आवाज आई, कौन है। गुरुजी नजदीक जाते हैं। वहां एक बच्चा वो गाय बकरियां वहां चरा रहा है। गुरुजी उसको लाए, बुला करके कि आओ हमारे पास आओ, इधर आओ। वो बच्चा गुरुजी के पास आ जाता है। गुरुजी ने उसको पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं प्रतिदिन गाय बकरियां चराने आ जाता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। उन्होंने कहा नहीं। तो गुरुजी ने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो। वो कहने लग गया कि मेरे माता पिता मुझे स्कूल नहीं भेजते, हमारे घर में बहुत काम है। दिन रात मेरी माँ, मेरे पिताजी, हम भाई बहन घर के काम में लगे रहते हैं। मेरे से ये काम आया है
मैं दिन भर गाय बकरियां चराता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, गाय बकरियां भी आप चराइए, पर यदि आप पढ़ें तो कैसा रहेगा? तो उसने कहा कि गुरुदेव, ये सब कहाँ मेरे भाग्य में है। जब मेरे माता पिता मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हैं, नहीं भेजते हैं, जब गांव के सब बच्चे स्कूल जाते तो मन तो मेरा भी करता है, परंतु मैं क्या कर सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ, मेरा मन तो करता है कि मैं पढ़ूं, क्योंकि गुरुजी उसकी मेधा शक्ति को पहचान गए थे कि जो पाठ मैंने पढ़ाया इतने ध्यान से इसने सुना झाड़ी में बैठ करके, और जो प्रश्न मैंने पूछा इसने उसका उत्तर भी दिया, तो मुझे इसकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी। उससे कहा कि ठीक है, तुम स्कूल आओ रोज। उसने कहा कि इतने काम मेरे पास रहते हैं, स्कूल तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे माता पिता स्कूल नहीं भेजेंगे मुझे। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, इसका इंतजाम मैं करता हूं। छुट्टी के बाद गुरुजी उनके घर पर जाते हैं और ये नहीं कहते हैं कि इस बच्चे को स्कूल पढ़ने में ले जा रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इसके माता पिता का पूरा ध्यान अपनी खेती बाड़ी अन्य कामों में है, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि नहीं है। इसलिए उन्होंने बहाना बना करके एक बात उस बच्चे के माता पिता से कही कि मैं, देखो मेरा कमरा स्कूल में ही है, एकांत है वहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चा मेरे साथ वहाँ आ जाए, थोड़ा मेरे लिए भी बातचीत करने के लिए कोई हो जाएगा। तो फिर उसके पिता ने कहा कि तो हमारा तो सुबह सुबह काम होता है, वो तो अटक जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि उसकी चिंता आप मत करिए, ये आपके उठने से पहले ही आ जाएगा। तो माता पिता राजी हो गए रात को गुरुजी के यहाँ भेजने के लिए अपने बच्चे को। ठीक है, तो उस दिन तो गुरुजी अपने साथ उसको ले आए। रात में गुरुजी ने खाना पीना बनाया, उस बच्चे को भी दिया, अपने आप भी खाया, और उस बच्चे से कहा, बेटा आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पढ़ना चाहिए। और गुरुजी ने रात में उसकी क्लास शुरू कर दी, उसको पढ़ाने लग गए। वो बड़ा होशियार, सब कुछ समझने लग गया, जो जो गुरुजी उसको पढ़ा रहे हैं वो सब समझ रहा है। और सुबह सुबह प्रातः उसको उठा करके उसके घर भेज देते कि प्रतिदिन शाम को जब अपना सब घर का काम कर डालोगे तो फिर रोज आ जाना। तो उस बच्चे का क्रम बन गया, दिन भर वो घर के काम काज करे, रात को गुरुजी के पास पढ़ने के लिए आए। ये क्रम चलता रहा। अब परीक्षाओं का समय आ गया। गुरुजी ने कहा कि इसके घर नहीं बताना कि पेपर भी देगा, बच्चों से भी कह दिया कि बताना नहीं कि वो रात को गुरुजी के यहाँ पढ़ने आता, बताना नहीं किसी को। ठीक है, एकदम गोपनीय रखना। बच्चों ने बात मान ली। ठीक है, अब कक्षा 5 की परीक्षा दी गई उसको इतना पढ़ाया गया कि गुरुजी ने सीधे उसको कक्षा 5 की परीक्षा दिलाई। उस समय एग्जामिनर बाहर से आते थे पेपर लेने के लिए, उनसे पूरी बात बताई अकेले में कि ऐसी ऐसी बात है इस बच्चे के संबंध में। यदि मालूम चल गया, इसके घर किसी और को पता चल गया, तो फिर इसको आगे वो कहीं भेजेंगे नहीं। इसलिए ऐसा करते हैं कि इसको अलग कमरे में बिठाते हैं परीक्षा देने के लिए। जो और बच्चे पेपर दे रहे हैं और स्कूलों के बच्चे वहाँ आए हैं, वो न जान पाएं कि ये बच्चा भी परीक्षार्थी है।
तो बाहर से जो एग्जामिनर आए थे, वो भी गुरुजी थे, सहृदयी व्यक्ति थे, वो मान गए। उस बच्चे को अलग कमरे में बिठाया गया, अन्य बच्चों से उसको मिक्स नहीं कराया गया। उसको कॉपी पेपर जो कुछ व्यवस्था थी सबकी हुई, अच्छे से उसने पेपर दिए। जब उसकी कॉपी चेक हुई और बच्चों का भी, सबका रिजल्ट आ गया, वो बच्चा बहुत अच्छे अंक लेकर आ गया। अब 5 पास तो इन सर ने यहां करा दिया इसको। अब कक्षा 6 से दूसरे स्कूल में जाना था। गुरुजी के मालूम था कि यदि फिर इस बच्चे के घर तक बात पहुंचाई गई तो इसका हो सकता है पढ़ाई लिखाई बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने उस स्कूल में गए जहां कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई होती थी। वहां उन टीचर से मिले। उन्होंने कहा कि एक गोपनीय बात आपसे बताता हूं। एक बच्चा है मेरे पास, उस घर का है, उस गांव का है। घर से पढ़ाई की उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था उसके लिए मैं कर रहा हूं। वो रात मेरे पास पढ़ने आता है, दिन में उसके पास पढ़ने का समय नहीं है। इसलिए आप अपने यहाँ इसका नाम लिख लीजिए, एडमिशन कर दीजिए। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और आप भी इस बात को अपने तक ही सीमित रखेंगे। वो टीचर भी मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो उस स्कूल से वो बच्चा कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर गया, बहुत अच्छे अंकों के साथ। पर स्कूल नहीं गया, गुरुजी पढ़ाते रहे। कक्षा 8 जब पास हो गया हो तो अब गुरुजी ने उसको बताया कि देखो बेटा, अब यहाँ गांव का इलाका है, काफ़ी पुरानी बात है ये आज के समय की बात नहीं, काफ़ी पहले की बात है कि यहाँ कोई इंटर कॉलेज भी नहीं है 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई करने के लिए। इसलिए तुम कहीं दूर शहर चले जाओ, ठीक है, वहाँ मजदूरी कर लेना, चाहे किसी होटल में काम कर लेना, पर पढ़ना जरूर तुम। सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुम किसी किताबों की दुकान में लग जाओ। तो उसकी समझ में बात आ गया, वो घर छोड़ करके पढ़ने के लिए निकल पड़ा। उसने एक किताब की दुकान खोज दी जो जिसमें खूब किताबें बिकती थी। तो जब उस बच्चे के पास ग्राहक नहीं थे, उस दुकान में ग्राहक नहीं आते थे, तो उस समय वो किताब पढ़ता था कक्षा 9 की, ठीक है। वही नजदीक के किसी विद्यालय में उसने एडमिशन ले लिया था और किताबें उसके पास पर्याप्त थी, क्योंकि वो एक बुक सेलर वाली दुकान में, बुक सेलर की दुकान में लग गया था, ठीक है। किताबों की उसके लिए कमी नहीं हुई। यहां से मेहनत करता, पैसे भी कमाता और पढ़ाई भी करता गया। उसने 9th, 10th, 11th, 12th, कक्षा 12 तक की पढ़ाई उसने पूरी कर दी। तब तक उसका संपर्क उन गुरुजी से होता रहा। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन आदि की पढ़ाई के लिए वो किसी दूसरे शहर में चला गया। अब इन गुरुजी से उसका कांटेक्ट नहीं रहा। तब ऐसे संचार के साधन भी नहीं थे, मोबाइल आदि इस टाइप का नहीं था भी तो बहुत बड़े लोगों के पास रहा होगा, शहरी लोगों के पास रहा होगा, वहाँ उपलब्ध नहीं था। तो बच्चा अपने पढ़ाई के लिए कहाँ गया गुरुजी को नहीं मालूम, पर उनको विश्वास तो था कि जो मैंने इसको बात बताई है कि पढ़ाई मत छोड़ना। जो तुम्हारी मेधा है ना, ईश्वर ने जो तुम्हें बुद्धि दी है ना, तुम यदि पुरुषार्थ पे लग जाओ, मेहनत पे लग जाओ, पर्याप्त बुद्धि है आपके पास, मेहनत कर लेना, पढ़ाई में कामयाब इंसान बन जाओगे। गुरु की ये बात उसको बार बार याद आती थी और उसने अपनी पढ़ाई ब्रेक नहीं होने दी। आगे वो बच्चा, उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ठीक है, पढ़ाई उसने अपनी निरंतर रखी। इधर गुरुजी जो है
जिन्होंने उसको रास्ता बताया, जिन्होंने उसको पढ़ाई के मार्ग में लगाया, ये रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के कुछ समय के बाद जब ये थोड़ा वृद्ध हो गए तो ये किसी दूसरे गांव में जा रहे थे अपने गांव से। तो संचार की भी इतनी सुविधाएं नहीं थी, टाइम के हिसाब से बसें चलती थी। उस दिन कुछ ऐसी स्थिति थी कि जो भी गाड़ी आ रही थी वो भरी हुई थी, हर गाड़ी को हाथ देते, कोई गाड़ी इनके लिए नहीं रुकी, गुरुजी के लिए। थोड़ा थोड़ा शाम होने लग गई थी। अब गुरुजी को लगा कि पैदल तो उस गांव में नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे गाड़ी भी नहीं मिल रही है, फिर क्या होगा। एक छोटी गाड़ी आती हुई दिखती है, गुरुजी उस गाड़ी को हाथ देते हैं, वो गाड़ी रुक जाती है। एक नौजवान उस गाड़ी से उतरता है। उस गाड़ी पर लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। तो गुरुजी ने जब वो नेम प्लेट पढ़ी तो कहा कि शायद मैं गलत हाथ दे गया, इतने बड़े अधिकारी, पूरे जिले के इतने बड़े अफसर मैं हाथ दे गया, इनको शायद ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, परंतु मुझे तो जाना था, इस कारण मैंने कर दिया। तो वो नौजवान गुरुजी के पास आता है, काफ़ी समय बाद की बात है ये, और उनसे पूछता है कि गुरुजी का नाम लेकर कि क्या आप वो सर हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। कि आप उस स्कूल में पढ़ाते थे उस गांव में? कि हाँ। तो गुरुजी आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, आप कौन हैं? गुरुजी पूछ रहे हैं उस बच्चे से कि आप कौन हैं। वो नौजवान, उस नौजवान से गुरुजी पूछ रहे कि आप कौन हैं। उस नौजवान ने कहा, गुरुजी मैं वही हूं जो झाड़ी में बैठ करके जिसने प्रश्न का उत्तर दिया था, और आप मुझे उस झाड़ी से ला करके आपने मुझे पढ़ाई के मार्ग में लगाया, और मैं आज आपकी कृपा से, आपके पथ प्रदर्शन के कारण मैं उस जिले का आज जिलाधिकारी हूँ। और वो गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। गुरुजी ने उसको गले लगाया कि विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी होता है। कहाँ गुरुजी? हाँ, ऐसा हो गया है। आज मैं जिलाधिकारी हूं। आप ना होते तो मैं आज भी भेड़ बकरियां ही चराता। ऐसा जीवन मेरा कहां से बनता? चलिए आप मेरे साथ। तो उस समय तो गुरुजी बैठ गए। जिस गांव तक जाना था वहां तक डीएम साहब गुरुजी को छोड़ गए और कहा कि चलो मेरे साथ, मेरे जिले में जा, मैं जिलाधिकारी हूं। गुरुजी ने कहा आज तो समय नहीं है, आज तो मुझे उस गांव में रहना है, कुछ काम है वहाँ। तो डीएम ने गुरुजी से एक कमिटमेंट कर दिया कि जब भी आपको समय मिले आप मेरे यहाँ आएंगे, ये मेरा एड्रेस है, और एक दिन के लिए नहीं कई दिनों के लिए आएंगे, गुरु माता को भी साथ लेकर आएंगे। गुरुजी ने कहा अवश्य, ऐसा होनहार स्टूडेंट, हमारा ऐसा होनहार विद्यार्थी, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। कुछ दिनों बाद गुरुजी अपनी पत्नी के साथ डीएम आवास पर गए। खूब स्वागत हुआ उनका। कई दिन तक डीएम साहब ने गुरुजी को अपने यहाँ रखा, और उसके बाद अब गुरुजी ने कहा कि बहुत हो गया, घर चलना है। तो उन्होंने फिर कहा कि एक शर्त पे गुरुजी, कि आप समय समय पर मेरे निवास को पवित्र करते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। एक स्टूडेंट जिसने अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बरकरार रखा, कितना स्ट्रगल किया होगा कक्षा 8 के बाद,
अपने लिए कमाया भी है, पढ़ा भी है, कितना कुछ सहन किया होगा। ठीक है, कोई नहीं है साथ, केवल उस ईश्वर के अलावा और कोई साथ नहीं है। अपना आत्मविश्वास है, गुरु की सीख है और ईश्वर का आशीर्वाद है। उसके फलस्वरूप इतना बड़ा लक्ष्य हासिल हो जाता है। तो हमें कहानियों से प्रेरणा लेनी है। हमको क्या मिल सकता है इस कहानी से, हमको क्या लाभ हो सकता है? क्योंकि स्ट्रगल, अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल है ना, स्टूडेंट अलग अलग प्रकार से मेहनत करते हैं ना, अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं ना, ठीक है ना। तो इस कहानी से प्रेरणा लेनी है कि जिस काम के लिए आप चल रहे हैं, जो उद्देश्य आपने तय कर रखे हैं, चाहे वो आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है उसके लिए, या चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मेरे सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, आप सबके लिए मैं कह रहा हूँ, इस बालक की कहानी को याद रखना, खूब मेहनत करना, अच्छी बातों के साथ चलना, अच्छी बातों के संग रहना, मोटिवेशन की अच्छी अच्छी बातें सुनते रहना, उन महापुरुषों की बातें सुनते रहना जिन्होंने मेहनत करके अपने लक्ष्य साधे हैं। ठीक है, आपको मैं कहता हूं, देखो, लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य जो है वो 3 डायमेंशनल शेप का और कलर्ड होना चाहिए। आप देखते हैं, एक कहीं पर एक ब्लैक एंड व्हाइट चित्र है, कहीं पर कलर्ड है, तो ज्यादा ध्यान किस पे जाता है? कलर्ड पे जाता है। 2 डायमेंशनल कहीं पर फिगर है, 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल पिक्चर ज्यादा समझ में आती है। तो अपने लक्ष्य का 3 डायमेंशनल फिगर बनाए रखना अपने दिमाग में, ये मेरा लक्ष्य है, और उसको कलर्ड, एकदम ब्लर नहीं, एकदम क्लियर होना चाहिए लक्ष्य। तभी तो हमें मार्ग मिलेगा। लक्ष्य का ही मालूम नहीं है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं, धुंधला है कि यहां करूं, कि ये करूं, कि वो करूं, कि ये करूं, कई प्रकार की चीजें सोच रहे हैं। एक लक्ष्य पर पहले चलिए, ठीक है। उसके लिए मार्ग कैसे बनेगा, मेहनत करिए, ठीक है ना। लक्ष्य स्पष्ट है तो मार्ग का भी पता चलता जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं, एक मैग्नीफाइंग लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है, कन्वर्जेंट लेंस। उसको जब आप सूर्य के प्रकाश में किसी एक कागज नीचे लगा करके, कभी आप क्या होगा ऐसा प्रैक्टिकल आपने, तो जब उसकी रेज कन्वर्ज हो जाती तो यहां आग लग जाती कागज पे। परंतु यदि वो हिल रहा है, वो कन्वर्जिंग लेंस जो है, यदि वो हिल रहा है तो ये कागज नहीं जलेगा, क्योंकि फोकस चाहिए, वो रेज एक जगह पर फोकस होनी चाहिए। यदि वो एक जगह पर फोकस हो जाते हैं ना, तो फिर ये कागज जल उठेगा। यही तो है लक्ष्य के लिए भी, बहुत स्पष्ट, कन्वर्जेंट, नो हियर नो देयर। आप चल रहे हैं एकदम सही रास्ते पर, लक्ष्य की ओर, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रहण त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। महापुरुषों ने यह भी कहा है, काक चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास, कौवे की तरह प्रयास, जब तक मिला नहीं छोड़ेंगे नहीं। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। आपने देखा होगा नदी किनारे, तालाब किनारे बगुला दिन भर 1-2 घंटे खड़ा रहता है, जब तक कुछ मिला नहीं खाने को, एकदम स्टिल इमेज में
अंदर से मछलियां चल रही हैं, उनको पता नहीं चलता यहाँ कुछ खड़ा है बगुला, उसका ध्यान देखो। श्वान निंद्रा, ठीक है, कुत्ते की तरह नींद। हमारे यहाँ तो पशुओं से भी शिक्षा ली गई है। कुत्ते की नींद ऐसा नहीं कि आप जगा रहे हो सो ही रहा है, नहीं, इस टाइप की नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी, अब पढ़ाई करनी है तो बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर नहीं खाना है। अपने डाइट तो अपनी लेनी है पूरी, तभी तो चलेगा शरीर, परंतु ठूस ठूस के नहीं। ठूस ठूस के खा लिया, उसके बाद पढ़ने बैठ गए तो सारी ऊर्जा किस में लग रही है? पचाने में लग गई है। फिर आलस आता है। प्रश्न आता था पहले कि खाना खाने के बाद आलस क्यों आता है? क्योंकि ऊर्जा उसको पचाने में लग जाती है। तो अपने आहार को तो लेना है प्रॉपर रूप में, परंतु अधिक भोजन नहीं करना है। अल्पाहारी, ग्रहण त्यागी। पढ़ने के लिए अकेले बैठिए। जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो वहां अकेले पढ़ाई करिए, मतलब बिना व्यवधान के। मोबाइल आपसे बहुत दूर हो। यदि आप मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, मोबाइल की अभी कोई आवश्यकता नहीं है आपकी पढ़ाई के लिए, तो उसको एकदम दूर रखिए। उसका इंटरनेट बंद करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑफ करके रखिए, जिससे आपका ध्यान भंग न हो। ठीक है ना? तो जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो लक्ष्य भी आपका बहुत स्पष्ट होता जाएगा। कुछ समय के पश्चात समीक्षा करते रहना, अपना एक टाइम टेबल बना के रखना। इस समय मैंने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, ये किताब पढ़नी है। उस टेस्ट को पास करने के लिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। रास्ता, ठीक है? ठीक है ना? अच्छे अच्छे विचारों को सुनते रहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, उन बातों को भी नोट करके रखना अपनी डायरी में स्पष्ट कि मैंने ऐसा ऐसा करना है, तब जाके मुझे मार्ग मिलेगा। एक बात आपसे और कहता हूं, अच्छे भविष्य के लिए हमको क्या करना है? अपने वर्तमान को सुधारना होगा। ना पीछे देखो, ना आगे देखो, वर्तमान पर देखो। ठीक है ना? वर्तमान जिसका सुधर गया ना, आज मैंने जो बढ़ा, आप प्रतिदिन सोचिए, शाम को, रात को, जब सब कुछ, अब आप सोने की तैयारी है तो एनालिसिस करिए कि आज पूरा दिन कैसे गया, अच्छा गया कि नहीं गया। अच्छा गया कि नहीं गया का मतलब कि जो आप सोच रहे थे कि इतने पढ़ाई होगी, आज हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब आपने अपना वर्तमान आज का कैसे किया। वर्तमान यदि अच्छा किया है, ठीक है, तो वर्तमान से ही तो भविष्य की मंजिल बनेगी। वर्तमान तो नींव बनाता है और उसी पर भविष्य खड़ा होता है, अच्छा भविष्य। तो वर्तमान का ध्यान रखना है। ठीक है? इधर की बात, पिछले साल क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, या कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उससे सीख जरूर लेनी है, पर ध्यान वर्तमान का रखना है। वर्तमान का अच्छा यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है ना? फिर तो लक्ष्य पाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। पसीने की स्याही, मेहनत चल रही है, रास्ता एकदम क्लियर है, मंजिल का स्पष्ट ज्ञान है। ठीक है ना? तो फिर कैसे नहीं मिलेगा गोल? निश्चित रूप में गोल मिलेगा। फुटबॉल का गेम हो रहा है, गोल पोस्ट है, बॉल वहां ले जानी है, गोल करना है, पर यदि गोल पोस्ट हटा दी जाए तो तब दौड़ रहे हैं, ऐसी कहां, किस दिशा में दौड़ना है, पसीना भी आ रहा है, बॉल को इधर दौड़ा रहे हैं, उधर दौड़ा रहे हैं, पर जाना कहां है बॉल को नहीं मालूम।
तो फिर लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? गोल ही नहीं सेट है तो गोल सेट करना होगा, ठीक है, समय पर, और उसको प्राप्त करने के लिए फिर मेहनत करनी है, ठीक है ना। जीवन में ऐसी स्थितियां भी आएंगी जब आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति भी आएंगी जब बहुत निराशा आएगी, घोर निराशा आएगी। उससे अपने आप को उबारना है। जब फ्रस्ट्रेशन होगा, डीमोटिवेटेड आप होंगे, उत्साह की बहुत भारी कमी महसूस होगी, तब अपना अच्छे समय को याद करना, उन लोगों की बातों को याद करके रखना जिन्होंने आपके लिए अच्छा अच्छा बोला था। कभी आप पुरस्कृत हुए होंगे, कभी आपके लिए आपके सर ने, माता पिता ने, किसी और व्यक्ति ने गुड कहा होगा कि आप तो अच्छा करेंगे। ऐसी बातों को भी नोट करके रखना, ठीक है ना। अच्छी अच्छी बातें, कुछ अच्छा सुन लेना। जब बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है ना, उस समय अपने से बात कर लेना, थोड़ा टहल लेना, अपने से बात कर लेना। जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी सुनाई अभी, जिस स्टूडेंट की, ऐसी चीजें याद रखना, तो डीमोटिवेशन से आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। निराशा सबके जीवन में आती है, परंतु निराशा परमानेंट ना हो, उसके लिए हमको स्वयं को मोटिवेट करते रहना है। जैसे जंग लग जाता है ना बैटरी में, वो जंग हटाते रहना है बीच बीच में, ठीक है ना। फिर अपनी स्थिति देखनी चाहिए। जब व्यक्ति निराशा में है तो थोड़ा अपनी स्थिति से नीचे की स्थिति वाले लोग देखने चाहिए, तो आपको लगेगा कि मैं तो इनसे ठीक हूं, ठीक है। तो आपको एकदम मोटिवेशन आ जाएगा। अच्छे अच्छे विचारों को सुनते रहना, ठीक है, अच्छे भाव में रहना, अच्छे विचार में रहना। और पुरुषार्थ का जो मार्ग है ना, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव सम प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइनें हैं। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप क्या कह रही हैं? मुझे लंबा चलना है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बहुत अंधेरा है आगे, बहुत घना है जंगल, मुझे बहुत दूर चलना है सोने से पहले, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, आप लगातार प्रयास करते रहिए, निश्चित सफलताएं जीवन में मिलेंगी, ठीक है। ऐसा जीवन मत करना है। एक यात्री की बात है, वो एक चौराहे पे आते हैं और एक बुजुर्ग से पूछते हैं कि ये सड़कें कहाँ जा रही हैं। बुजुर्ग ने पलटते हुए पूछा कि आपको कहाँ जाना है। वो यात्री कहने लग गए कि ये तो मुझे मालूम नहीं, मुझे जाना कहाँ है। तो उन्होंने कहा कोई भी रास्ता पकड़ लो, रास्ते तो तमाम हैं। ये क्या दर्शाता है? लक्ष्य की अस्पष्टता, ब्लर इमेज ऑफ टारगेट, ठीक है ना, ठीक है ना। अपना टारगेट बहुत अच्छा रखना, स्पष्ट रखना, क्लियर रखना, ठीक है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हमने अपना जीवन आराम में गुजार दिया। नहीं, आज का जो पुरुषार्थ है ना, कल का ही भविष्य है। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ न कर, हार कर। ऐसी स्थिति में नहीं जाना, मेहनत करनी है, लक्ष्य स्पष्ट करना है सबसे पहले, फिर उसके लिए मेहनत करनी है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमूल सा, कौड़ी बदले जाए। ये तो अनमोल है ये जन्म, मनुष्य जन्म, ठीक है। लक्ष्य होने चाहिए तय, क्लियर इमेज होनी चाहिए आपके टारगेट की, ठीक है। तब जाकर के सब कुछ अच्छा होगा जो आप सोचेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, हम भी दरिया हैं,
हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है। और एक बात और याद रखना, एक बात और आपसे बता करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। स्पिरिचुअल कोसेंट स्ट्रॉन्ग रखना अपना, स्पिरिचुअल कोसेंट मतलब कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा रखना, जो आपकी मान्यताएं हो, जहां आप विश्वास करते हो, भगवान पे करते हैं, माता पिता पे करते हैं, जहां भी आप करते हैं, देवी देवताओं पे करते हैं, मंदिर पे करते हैं, कहां करते हैं, कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं तो आपकी आस्था टिकती होगी ना, उस आस्था को वहां टिका के रखना। गीता में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। अर्जुन से कहा, अर्जुन मतलब हम, भगवान तो एक है, अर्जुन दुनिया के सब लोग हैं, तो अर्जुन के माध्यम से दुनिया के लोगों को संदेश दे रहे हैं भगवान, कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्यों कहा ऐसा? यदि फल भी मेरे ही पास है, मनुष्य के पास, तो उसके अंदर एक तनाव आ जाएगा कि जो कुछ मैं प्राप्त कर रहा हूं मन माफिक नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। केवल कर्म पर ध्यान रखना, फल तो ईश्वर देंगे, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में जो है, भगवान ने मुझे क्या कह रखा है कि कर्म कर लेना, मेहनत कर देना, खूब मेहनत करिए, ये मेरे हाथ में, तो जो मेरे हाथ में है मुझे वो करना है। कर्म फल का निर्धारण तो ईश्वर करते हैं, वो सब उन पे डाल दो। अपने पास जो है पुरुषार्थ का रास्ता है, मेहनत का रास्ता है, उसको करते रहना। जो हमारे हाथ में है हम उसको करेंगे, बाकी तो ईश्वर तय करेंगे। हमें चिंता क्यों करनी है? हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। ठीक है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल कोसेंट। ये जो लोगों का स्ट्रांग होता है ना स्पिरिचुअल कोसेंट, वो तनाव के शिकार नहीं होते, उनको फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने काम को लगातार करते रहते हैं, ऊर्जा की उनके जीवन में कमी नहीं होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? हमेशा जहां मैंने कहा, जहां भी आपका विश्वास है, जो भी आपका बिलीव है, अवश्य। ठीक है? मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो स्पिरिचुअल कोसेंट को अपना मजबूत रखना, अपने विश्वास, अपने बिलीव्स, जो भी ईश्वर को जिस भी रूप में आप मानते हैं, ठीक है, परम विश्वास अपने मन में रखना।
कि हे ईश्वर, आपने मेरे पास जो काम दिया है ना मेहनत का, ठीक है, वो मैं पूरी तन्मयता से करूँगा, पूरी ईमानदारी से करूँगा। बाकी सब आपके हाथ में है, मेरा जीवन आपके हाथ में है, मेरे हाथ में आपने पुरुषार्थ दे रखा है, उसको मैं पूर्ण रूप से, जिसे कहते हैं कि 100% करने का प्रयास करूँगा, खूब मेहनत, बाकी सब ईश्वर है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।